एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हमने स्टैट्स में चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर डुपर इजी चैप्टर है। आई होप आपको ये चीज लग रही होगी क्योंकि 7 पार्ट्स तक हो चुके हैं, सेम काम हम कर रहे हैं। इजी लग रहा है ना चैप्टर। अब 8th पार्ट की बारी है। हमने लार्ज सैंपल्स के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो सीख ली थी, अब हम स्मॉल सैंपल्स के लिए सीख रहे हैं। उसमें हम टी टेस्ट कर रहे हैं। ये हमने सारा लास्ट क्लास में समझा था कि कैसे कैसे हम स्मॉल सैंपल्स की चीज सीखेंगे। पहले हमने टी टेस्ट शुरू किया हुआ है स्मॉल सैंपल्स के लिए, ठीक है। टी टेस्ट तो शुरू कर लिया था, इसका एक टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है ये सेकेंड टॉपिक की। टी टेस्ट के सेकेंड टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करेंगे? अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो मीन्स के बीच के डिफरेंस के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं स्मॉल सैंपल के लिए। मतलब वही होगा, डिफरेंस बिटवीन मीन कर रहे होंगे लेकिन आज स्मॉल होगा सैंपल। हमने लार्ज सैंपल में भी इसके डिफरेंस पढ़े हैं, आज हम स्मॉल सैंपल के लिए पढ़ रहे होंगे। यही यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द टी टेस्ट किसके लिए? डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए। ठीक है, समझ आया क्या करने वाले हैं? बिल्कुल आपको समझ आएगा। आराम आराम से चीजें करेंगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट सैंपल्स की जो आज हम डिफरेंस करेंगे वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए कर रहे होंगे। जो दो सैंपल्स हमें दिए होंगे, जब भी डिफरेंस होता है ना, हमेशा दो तरह के सैंपल दिए होते हैं, तो जो दो सैंपल्स दिए होंगे वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। आज इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिपेंडेंट के लिए काम करेंगे। आज इंडिपेंडेंट के लिए खेल रहे होंगे। क्वेश्चन देख के सब समझ आएगा, डोंट वरी। पर मुझे बताना था आज हम काम किस लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन में साथ साथ बताऊंगी, इससे ये चीज पता लगी इंडिपेंडेंट है, इससे ये चीज पता लगी टी टेस्ट का क्वेश्चन है, इससे ये चीज पता लग रही है ये स्मॉल सैंपल है। सब अच्छे से डिस्कस करवाऊंगी। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेके बैठो, साथ साथ क्वेश्चन करना, मेरे साथ आंसर मैच करना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मूलाज लेंथी लगे कोई बात नहीं, लिख के देखना, 2 से 3 बार फॉर्मूलाज लिखना, उसके बाद क्वेश्चन करते हुए हर बार फॉर्मूला लिखना। बाय द एंड ऑफ द क्लास बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें आती होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज विद द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला समझेंगे, फिर वो 5 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। स्टार्ट करें फॉर्मूला से। द फॉर्मूला इज, ध्यान से देखना, हमने टी टेस्ट कर रहे हैं, टी की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला इज x1 बार, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखो, समझो, यहीं पर क्लास में लर्न हो जाएंगे, माइनस x2 बार। दोनों मीन माइनस होंगे सैंपल के। यहाँ पे 2 मीन्स की बात हो रही है, 2 मीन तो होंगे ही। x1 बार माइनस x2 बार। यहां करते हैं, नीचे क्या लिखेंगे? s। ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। यहां आएगा रूट, यहां लिखेंगे n1 n2। n1 इज फर्स्ट सैंपल का साइज, n2 सेकंड सैंपल का साइज, अपॉन n1 प्लस n2। ये t निकालने का फॉर्मूला है। जैसे जैसे बताया अपने माइंड में बोल के देखा करो, यही याद हो जाएगी फॉर्मूला। t का फॉर्मूला समझ आया पक्का? x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये अंडर रूट है, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। मीन हमें निकालने आते हैं, इजीली मिल गया क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो हम निकाल भी लेंगे। एस कैसे निकालना है, इसके फॉर्मूला सीखने हैं। एस के फॉर्मूला देखो, यहां क्या आएगा? अंडर रूट। ध्यान से सुनना, समीशन आएगा x माइनस x, ध्यान से, ये 1 1 वाले बार, x1 माइनस x1 का बार स्क्वायर, प्लस समीशन सेम x2 के लिए करना है। x2 में से x2 बार माइनस होगा, उसका स्क्वायर, अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। x1 में से x1 का बार माइनस होगा, ऐसे स्टोरी फॉर्म में याद रखो। x2 का x2 बार माइनस का होगा, दोनों का स्क्वायर, नीचे n1 प्लस n2 माइनस 2। ये s निकालने का एक फॉर्मूला है। अनदर फॉर्मूला ध्यान से देखना, d1 स्क्वायर, ध्यान से, d1 स्क्वायर समीशन के साथ प्लस समीशन d2 स्क्वायर माइनस n1, ध्यान से, दैट विल बी कितना आएगा? x1 माइनस a1, ये बार, दिस स्क्वायर, माइनस n2, x2 में से a2 बार में से, इसका स्क्वायर, अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। लग रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए कह रही थी लेंथी लगेंगे, पर है इजी। ध्यान से देखो, ये पैटर्न ऐसे याद करना है कि x1 में से x1 बार माइनस हो रहा है, x2 में से x2 बार माइनस हो रहा है, ये पैटर्न लर्न हो जाएगा।
जाएगा। इसमें d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर है, फिर n1 यहाँ पे अगर n1 है तो x1 बार माइनस a1, x2 बार माइनस a2, ये मतलब माइंड में रखना, इजीली आ जाएगा। d1 क्या होता है, d1 इज x1 माइनस a, d2 क्या होगा x2 माइनस a क्या है एज्यूम्ड मीन। ये फॉर्मूला कब यूज करना है ये सब डिस्कस करवाऊंगी। बताओ फॉर्मूला क्लियर है पक्का। d1 d2 बता दिए क्या है, ये ऐसे हम टेबल में बहुत इजीली चीजें निकलती हैं, फॉर्मूला देख के लगता है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजीली ये क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एस, सेकंड फॉर्मूला फॉर एस, थर्ड फॉर्मूला इसका क्या है, दैट इज ध्यान से देखना क्या है थर्ड फॉर्मूला, दैट इज n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन सेम चीज n1 प्लस n2 माइनस 2, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी यही, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर चेंज है, ध्यान रखना है। इसमें n1 माइनस 1, s1 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सैंपल की, s2 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड सैंपल की, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर, n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर, n1 प्लस n2 माइनस 2, ये तीन फॉर्मूलाज हैं s निकालने के। कब कौन सा यूज करना है अभी समझाती हूँ। आप क्या करोगे, क्वेश्चन में मीन देखोगे, अगर आपके पास जो x बार है वो इंटीजर आ गया, मतलब पूरा नंबर 13 14 15 16 कोई पॉइंट में नहीं आया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करोगे। अगर आपका मीन डेसिमल में आ गया 13.5 14.7 11.2, फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशंस दे रखे हैं तो आप थर्ड फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे चूज किया, सॉरी लास्ट क्लास में भी ऐसे चूज किए थे एस, कि अगर हमारे पास मीन कैसा रहा उस पर डिपेंड करता है एस कौन सा फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पर भी मीन पे डिपेंड करेगा, इंटीजर आएगा दिस फॉर्मूला, डेसिमल में आएगा सेकंड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है, फॉर्मूलास क्लियर हो गए पक्का। यहीं पे इसको नोट डाउन करो, लिखोगे तभी अच्छे से लर्न होंगे। फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, जल्दी से पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट गैलरी में रह जाएगा, माइंड में चीजें रखनी है तो नोट डाउन करो, लिखोगे तभी अच्छे से लर्न होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट गिवन टू टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर एज फॉलोज। दो ग्रुप्स को टेस्ट दिया गया, ये रहा मेरा फर्स्ट ग्रुप, ये रहा मेरा सेकंड ग्रुप। यहाँ पे इनके क्या लिखे हैं, मार्क्स लिखे, फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स थे, सेकंड ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स लिखे गए हैं। सैंपल 1 सैंपल 2 में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, सैंपल साइज अलग अलग हो सकता है। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, हमें सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बताना है बिटवीन द मीन सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द अबव टू ग्रुप्स। इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस देखना है कि जो मीन इस ग्रुप के जो मार्क्स है, मीन मार्क्स हैं इस ग्रुप के और जो मीन मार्क्स हैं इस ग्रुप के, क्या वो सेम है या नहीं है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, क्या जो उनमें फर्क है, इतना ही फर्क है थोड़ा बहुत, या सच में कुछ वैल्यू है उस डिफरेंस की, उस फर्क की, वही हमें चेक करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। दो ग्रुप्स के मार्क्स दिए गए हैं, इनके मीन मार्क्स और इनके मीन मार्क्स का हमें क्या देखना है, डिफरेंस चेक करना है सिग्निफिकेंट या नहीं। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेम रहने वाला है, मेरे साथ साथ बोलो। पहले क्या निकालते हैं, H नोट, फिर H1। अगर आपने सारी क्लासेस देखी यहाँ तक ये लर्न हो गए होंगे। उसके बाद अल्फा, उसके बाद कैलकुलेशन, फिर रेंज, उसके बाद डिसीजर। ये आपको लर्न होना चाहिए, हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे पास सैंपल में कितने हैं, 9 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 7, n1 9 n2 कितने हैं, 7। ये क्या है, स्मॉल सैंपल है, मुझे यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा ये स्मॉल सैंपल का क्वेश्चन है, यहाँ पे मीन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीन की, मीन मार्क्स। अच्छा टी टेस्ट मेरे माइंड में आएगा, मीन है, स्मॉल सैंपल है, टी टेस्ट लग सकता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस पूछ रहा है, अरे ये टी टेस्ट का सेकंड वाला टॉपिक का क्वेश्चन है। ऐसे आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, एक एक चीज हिंट देती है खुद से। अब H नोट लिखते हैं, वो कह रहे सिग्निफिकेंस है डिफरेंस में क्या, नहीं, हम कहेंगे नहीं, दोनों के मीन मार्क्स सेम है। मान लो μ1 किसके इक्वल है, μ2 के, कि इसका मीन मार्क्स मान लो μ1 है, इसका मान लो μ2 है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही ऑलमोस्ट। तो H नोट क्या लेंगे, μ1 is equals to μ2। H1
वन क्या लेंगे? नहीं कि μ1 μ2 के इक्वल नहीं है, वो उससे उल्टी ही बात करता है। ये क्या है? दैट इज टू टेल्ड। ये लिखना नहीं भूलना कि वन टेल्ड है कि टू टेल्ड है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है ना? इनके मार्क्स हमने मीन मार्क्स इसके क्या ले लिए? μ1, इसके क्या ले लिए? μ2। हम कहेंगे μ1 μ2 के इक्वल है। अभी के लिए नल हाइपोथेसिस में ये डाल के चल रहे हैं। जब भी हम टेस्ट ऑफ ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस करते हैं, जब भी ऐसा कुछ हो, हम पहला नल हाइपोथेसिस यही लेते हैं कि कोई फर्क नहीं है, ले लो इक्वल है, μ1 μ2 के इक्वल ले लिया और H1 उल्टा लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अल्फा क्या लेंगे? क्या कुछ मेंशन है? नहीं। तो अल्फा क्या होगा? दैट इज 0.05। ये भी हो गया। आगे क्या करनी है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? टी का, यहीं पे लिख दे। टी का फॉर्मूला इज x1 बार माइनस x2 बार। यहाँ क्या आएगा? s। यहाँ क्या आएगा? जल्दी बोलो मेरे साथ साथ। गलत हो गया कोई बात नहीं, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में गलत ना करना। n1 n2 बॉन्ड n1 प्लस n2। ये मेरे टी का फॉर्मूला लिख के देख लो, बहुत अच्छे से माइंड में बैठेंगे। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए? बार चाहिए। n1 n2 दिए हुए हैं, पहले s पे काम कर लेती हूँ। s निकालते निकालते ना ये चीजें निकल जाती हैं, तो हम s पे काम शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। देखो कैसे, अब s है, s निकालना है, इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करूं? s का फॉर्मूला कैसे यूज करूं? वो तो मेरा मीन पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे लास्ट क्लास में किया था, s इज इक्वल्स टू रूट लगा के छोड़ दो, आप अपना टेबल बनाना शुरू करो। x1 x2 नोट डाउन करो। ये सारा x1 में लिखो, ये सारा किस में लिखो? x2 में लिखो। चलते हैं फिर आगे। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज, ध्यान से देखना, ये रहा मेरा x1, ये रहा मेरा x2। सारी वैल्यूज मैंने क्वेश्चन वाली लिखी। अब s का फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मीन चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने समीशन x1 इन सबको ऐड किया, समीशन x2 इन सबको ऐड किया। x1 बार निकाला 37 आ रहा है, x2 बार निकाला 34 आ रहा है। ये पूरे पूरे इंटीजर निकले। इट मींस मुझे क्लियर हो गया कि s का फॉर्मूला कौन सा है? फर्स्ट वाला यूज होगा। तो मैं जहां पे स्पेस छोड़ी थी वहां फॉर्मूला लिखूंगी, समीशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर। फॉर्मूला ही बताएगा आगे टेबल में क्या करना है, इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है। प्लस समीशन x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला यूज करूंगी, जहां स्पेस छोड़ी थी वहां ये फॉर्मूला लिख के आओ। ये बताएगा आगे टेबल में क्या लिखना है। यहाँ x1 माइनस x1 बार चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, समीशन चाहिए। समीशन तो पता है हमने कॉलम ऐड करना होता है, इसका मतलब मुझे कॉलम बनाना है x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, इनके कॉलम बनाने हैं। बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। ये देखो x1 माइनस x1 बार, स्क्वायर्स तो बाद में जाएंगे ना, पहले x1 माइनस x1 बार निकालो। x1 बार कितना है? मीन कितना है? 37। ध्यान से करना, मिस्टेक नहीं करना। ये x1 है, x1 बार 37 है। 18 माइनस 37 माइनस 19, 20 माइनस 37 माइनस 70, 36 माइनस 37 माइनस 1, ये सारे निकले हुए। ऐसे x2 माइनस x2 बार कितना है? 34, 29 माइनस 34 माइनस 5, ऐसे आप सारे निकालोगे। हमें तो इनके स्क्वायर्स चाहिए, फॉर्मूला में स्क्वायर्स निकालो। फॉर्मूला में स्क्वायर्स भी नहीं, उनके समीशन चाहिए। फॉर्मूला में देखो क्या चाहिए? समीशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, समीशन x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ये चाहिए हमें। तो मतलब इनके समीशंस निकलेंगे। समीशंस निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। बहुत सिंपल है, समझ आ रही है चीज? यहीं पे वीडियो पॉज करके देखो आपके क्या यही आंसर आ रहे हैं, एस कैलकुलेट करके यही आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहीं पे हम बैठ के सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने ये खुद कैलकुलेशंस की हैं, कोई स्टेप स्किप नहीं है। आप कैलकुलेटर से कोई वैल्यू निकाल के देख लो, आपको हर स्टेप यहाँ मिल रहा होगा। आपको ये नहीं लग रहा होगा मैम इस स्टेप से यहाँ कैसे आ गए, बीच के सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। इनको ऐड किया 1520, ये 14 बना, डिवाइड किया 108.57, रूट लिया 10.42। आपको राउंड ऑफ करना सिखाया हुआ है, आप इजीली काम कर सकते हो। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? एस की। एस की वैल्यू कहाँ डालते हैं? टी में। हम टी में वैल्यू डाल लेते हैं। अगर इधर मोड लगाया है तो इधर भी मोड आएगा। इसमें मोड की जरूरत नहीं है, जो माइनस हो रहा होता है उसमें मोड लगाते हैं। यहाँ मोड आ गया। x1 बार x2 बार हमें टेबल के लिए निकाले 37 34 आए थे, वही यहाँ यूज कर रहे हैं। n1 9 n2 7। जब हमने ऐसे डाटा देखा था उसमें कितने थे? इसमें 9 स्टूडेंट्स थे पहले वाले में, इसमें कितने स्टूडेंट्स थे? 7। 9 और 7 की बात हो रही है। लो जी 9 7 हो गया।
वो यहाँ लिखा है। उसके बाद कैलकुलेशन करना 0.57 आ गया, ठीक है। जब भी हम टी टेस्ट करते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम पक्का निकालते हैं। ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ आई। तो यहाँ क्या बनेगा, n1 प्लस n2 माइनस 2, वैल्यू डालो 9 प्लस 7 माइनस 2, आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 14, ठीक है। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, हमारे पास अल्फा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हम अपना इजिली 1 टेल 2 टेल भी पता है। देखो अल्फा हमारे पास क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम 14, टी 0.05 और हमारे पास 2 टेल्ड है। हम अपने टेबल में से वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां आएगी 2.14। हमने लास्ट क्लास में टेबल देखना सीखा है। टेबल की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप टेबल भी देख सकते हो इजिली, नहीं तो गूगल पे इजिली मिल जाता है टेबल। जो भी मैं यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ, कोई भी पीडीएफ जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे सब शेयर करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर सकते हो, सब इजिली मिल जाएगा। जब आप टेबल में से वैल्यू चेक करोगे 2.14 आ रही है, मेरे पास टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.57, टेबल वैल्यू 2.514, इट मींस calculated value of t is less than the that is stable value, therefore our null hypothesis क्या होगी, accept होगी। जब t की वैल्यू कैलकुलेशन वाली कम होती है टेबल वैल्यू से, null hypothesis accept होती है। null hypothesis क्या ली थी कि कोई भी significant difference नहीं है, दोनों सेम ही है, mu1 mu2 के इक्वल ही है, ये लिए थे null hypothesis। देखो null hypothesis क्या ली थी कि mu1 mu2 के इक्वल ही है, ये क्या हो चुकी है, accept हो चुकी है, मतलब there is no significant डिफरेंस, ये दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एंड में लिखेंगे देयर इज नो, पहले लिखेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ दिस अबव टू ग्रुप्स। बताओ कोई दिक्कत है तो, क्लियर है, पक्का। चलें आगे, ऐसे सिंपल वे में आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 independent samples of 8 and 7 items, 8 and 7 items के इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा भी हुआ है। मैंने क्या कहा था, हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए आज काम कर रहे हैं। पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें इंडिपेंडेंट लिखा नहीं था, पर क्लियर हो रहा था इस ग्रुप के मार्क्स हैं, इस ग्रुप के मार्क्स हैं, इसके मार्क्स से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ग्रुप में एक बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे दूसरे ग्रुप के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लग गया टी टेस्ट है, मीन डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, एक बार डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी आपको चेक करना है। जैसे कई बार तो क्लियरली लिखा होगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये तो आप खुद भी एक बार देख लो कि इसके मार्क्स से इसके मार्क्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इंडिपेंडेंट की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो उसने क्लियरली लिख ही दिया, क्या लिखा है, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। वहां पे भी क्लियर था, मार्क्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक ग्रुप के बच्चे कितने मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे ग्रुप के बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो भी इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात हो रही है। डिपेंडेंट कैसे पता लगता है ना, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। हाँ जी, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल है, 8 and 7 आइटम्स, मतलब ये मेरा n1 है, ये मेरा n2 है। गेव द फॉलोइंग वैल्यूज, वो ये वाली वैल्यूज दे रहा है, सैंपल ए सैंपल बी में ये वैल्यूज है, ठीक है। आगे examine whether the difference between the means of 2 samples is significant at 5% level। वही सेम काम है, 2 सैंपल्स का हमें यहाँ डाटा दे दिया, इनके बीच के मीन्स का जो डिफरेंस है वो बताना है हमें सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहले क्या सेट करना होता है, h0, फिर h1, फिर अल्फा, फिर कैलकुलेशन, फिर रेंज चेक करनी होती है, और फिर क्या लेते हैं, डिसीजन। वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, h0। ये देखो यहाँ पे सैंपल छोटा है, कितने हैं, 8 और 7 आइटम्स है, सैंपल छोटा है, स्मॉल सैंपल की बात हो रही है, मीन की बात हो रही है, टी टेस्ट हो गया, डिफरेंस ऑफ मीन, डिफरेंस सिग्निफिकेंस पूछने डिफरेंस की, अच्छा सेकंड टॉपिक हो गया, इंडिपेंडेंट सैंपल वाली ही बात हो रही है, क्लियर हो गया। ये टी टेस्ट के सेकंड टॉपिक से क्वेश्चन उठ गया है। ऐसे आप एक चीज चेक करते हो सीबीआई की तरह, अच्छा ये है तो ये है, ये है तो ये, इससे ये चीज होगी, समझ आई चीज। चले फिर h0 देखते हैं, h0 क्या लेना है कि नहीं कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, mu1 इज इक्वल्स टू mu2 ले लेते हैं। h1 क्या कहेगा, नहीं सिग्निफिकेंस डिफरेंस यहाँ पे है भाई, दोनों सेम नहीं है, दैट इज 2 टेल्ड। h1 ने h0 से उल्टा काम ही करना होता है, h0 कहता है नहीं सेम ही है ऑलमोस्ट, mu1 इज इक्वल्स टू mu2, h1 क्या कहेगा उल्टा, mu1 नॉट इक्वल्स टू mu2, दैट इज 2 टेल्ड।
अल्फा दिया हुआ है दैट इज 0.05। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, टी का फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो मेरे साथ साथ x1 बार माइनस x2 बार क्लास में लर्न करवा देंगे, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। टी का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला लिखने के बाद एस लिखते हैं। एस का फॉर्मूला तो डिसाइडेड है ही नहीं, ये तो हमारे x1 बार x2 बार पे डिपेंड करता है, तो अभी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे स्पेस छोड़ने के बाद आप यहाँ पे टेबल शुरू करोगे, x1 x2 नोट डाउन करोगे, यही यहाँ किया हुआ है। देखो x1 और x2 नोट डाउन किया हुआ है। समीशन निकालें ताकि हम मीन निकाल पाए और अपना फॉर्मूला डिसाइड कर पाए s के लिए। समीशन x1 समीशन x2, यहाँ पे x1 बार 11.75, x2 बार इज 10.43। ये दोनों कौन से हैं? डेसिमल में आए हैं। इट मींस यहाँ पे मुझे s का सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। s का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेकेंड, क्योंकि ये डेसिमल में आए हैं, इंटीजर नहीं आए हैं। तो s का दूसरा फॉर्मूला क्या था अभी देख लेते हैं। d1 स्क्वायर समीशन d2 स्क्वायर n1, यहाँ पे क्या था? x बार 1 का माइनस a1, यही फॉर्मूला लर्न करके जाना है। n2 क्या होगा? दैट इज x2 बार माइनस a2 अपॉन नीचे क्या था? दैट इज n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पे स्क्वायर्स होते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। फॉर्मूला में मिस्टेक करना सबसे सिली मिस्टेक होता है कि सब आसान था, बस एक फॉर्मूला नहीं अच्छे से लर्न कर पाए, ये गड़बड़ नहीं करनी। फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना और हो जाता है, लिख के देखो होंगे फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका मतलब मुझे d1 क्या है? दैट इज, ध्यान से, d1 क्या था? x1 माइनस a1। d2 क्या था? x2 माइनस a2। हमने फॉर्मूलाज में लिखा था ना, कहाँ के फॉर्मूलाज हमने लिखे थे फॉर्मूलाज में? एक मिनट रुकिए, ये रहा। d1 क्या था? x1 माइनस a1 लिख लेना यहाँ पे, x2 माइनस a2, ये हमने फॉर्मूला में लिखा था, वही हम यूज कर रहे हैं। तो d1 इज x1 माइनस a1, d2 इज x2 माइनस a2। कहाँ पर है हम यहाँ पर है, ठीक है। ये लो जी, लिख ले यहाँ पे। तो हम यहाँ पे d1 x1 माइनस a1 x2 माइनस a2, इसका स्क्वायर, इसका समीशन चाहिए। d1 का स्क्वायर का मतलब x1 माइनस a1 का स्क्वायर, इसका समीशन चाहिए। मैं टेबल में x1 माइनस a1 का स्क्वायर निकालूंगी, x2 माइनस a2 का स्क्वायर निकालूंगी। ये x1 बार माइनस a1, इसके लिए टेबल में काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ समीशन नहीं है, ये टेबल से नहीं मिलेगा, ये ऐसे मिल जाएगा। जो समीशन वाले होते हैं वो हमें टेबल से मिलते हैं, टेबल में समीशन निकलता है कॉलम को ऐड करके। तो ये समीशन वाली दो टर्म x1 माइनस a1 का स्क्वायर, x2 माइनस a2 का स्क्वायर, ये टेबल से मिलने वाला है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख के उससे करना क्या है ये भी देखना आना चाहिए। तो स्क्वायर्स में तो बाद में जाऊंगी, आगे पहले क्या करेंगे? x1 माइनस a1 तो निकाल ले, तब उसका स्क्वायर निकालेंगे। अब a1 a2 क्या है ये देखना है। मेरा x1 क्या है? 11.75, इट इज नियरेस्ट टू द 12। तो मैं यहाँ पे a1 क्या लेने वाली हूँ? 12 लेने वाली हूँ। आपको याद होगा जब पॉइंट्स में हमारे पास मीन आते हैं, ज्यूम्ड मीन लेना होता है, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके पास वाला लेना है। तो यहाँ पे 11.75 है, ये 12 के नियरेस्ट है, इसको इंटीजर फॉर्म में लेना है, तो मैंने ज्यूम्ड मीन क्या ले लिया? 12 ले लिया। अगला 10.43 है, 10.43 ये 10.5 से छोटा है, तो मैं इसको पीछे ही लिखूंगी। a2 की वैल्यू क्या ले लूंगी? 10 ले लूंगी। एज्यूम्ड हम ऐसे भी ले सकते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जब पॉइंट्स डेसिमल में मीन आता है उसको उठा नहीं पाते, हमें एज्यूम्ड मीन का रास्ता लेना पड़ता है। एज्यूम्ड मीन कैसे उठाते हैं? जैसे 11.75 है, 11.5 से बड़ा है, 12 के नियरेस्ट है, तो a1 12 हो गया। ये 10.43 है, 10.5 से क्या है? छोटा है, ये 10 के नियरेस्ट है, 11 के नियरेस्ट नहीं है, तो इसका क्या लेंगे? 10 ही लेंगे। सो जो मेरा a1 है मैंने 12 ले लिया, और जो मेरा a2 है वो मैंने 10 ले लिया। ये चीज क्लियर है? a1 इज 12, a2 इज 10। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ऐसे भी तो ले सकते हैं, इसको ऊपर से कट करो, ये इक्वल से कट करो, यहाँ से यहाँ कट करो, बीच वाले में से कोई एक ले लो। ऐसे भी तो हम ज्यूम मीन का एक कैलकुलेट करते थे, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा बहुत पॉइंट्स का इधर उधर होता है, लेकिन जो बेस्ट वे है करने का इज दैट, जैसे 11.75 है, मेरे को डेसिमल में नहीं उठाना, मैं क्या करूंगी? 11.5 से बड़ा है तो 12 उठा लो, 10.5 से छोटा है पीछे आ जाओ, 10 उठा लिया। मेरी बात समझ आई ना? ये क्या है? 10.43, 10.5 से छोटा है, तो मैंने आगे वाला 11 नहीं उठाया, 10 ही उठा लिया। ये 11.75 है, 11.5 से बड़ा है, तो मैंने आगे वाला 12 उठाया,
पीछे वाला 11 नहीं उठाया। अगर यहाँ 0.5 से बड़ा होता है आगे वाला नंबर उठाते हैं, 0.5 से छोटा है तो पीछे वाला नंबर ही उठा लो। बताओ क्लियर है। अब x1 माइनस क्या चाहिए, a1। a1 कितना है 12, 9 माइनस 12 -3, वही यहाँ किया हुआ है। 11 माइनस 12 -1, 13 माइनस 12 1, ऐसे ही निकाला हुआ है। x2 माइनस a2, कॉलम बहुत ध्यान से चूज करना है। ये रहा x2, इसमें से a2 माइनस होने, 10 माइनस 10 0, यही यहाँ लिखा है। अब इनके स्क्वायर्स होंगे, स्क्वायर्स करके आप आंसर निकालोगे, उनके क्या लोगे, समीशन, ताकि हम x के फॉर्मूला में, सॉरी s के फॉर्मूला में डाल पाए, क्योंकि यहाँ चाहिए हमें। आगे देखो, आगे क्या करना था हमने, यहाँ पे x1 बार माइनस a1, x1 बार कितना है 11.75, a1 कितना था 12, तो यहाँ पे 11.75 माइनस 12 किया, ये आंसर आ गया। x2 माइनस a2, x2 बार माइनस a2, दैट इज दिस 0.43। जो जो हमें चाहिए हम सब इकट्ठा करेंगे ताकि s निकाल पाए। अब मैं यहाँ सारी पुटिंग करने वाली हूँ। समीशन d1 का स्क्वायर, दोबारा स्क्वायर मत करना, ये स्क्वायर ही था, इसी का समीशन करा है, दोबारा स्क्वायर नहीं कर देना। ये रहा यहाँ पे समीशन d2 का स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे n18, x1 बार माइनस a1 का यहाँ स्क्वायर आना था। x1 बार माइनस a1, x1 बार माइनस a1 कितना है माइनस 0.25, ये ना 0.25 का स्क्वायर करके लिखा है, ये आ गया। x2 बार माइनस a2 क्या था 0.43, उसका स्क्वायर करना था, लिख दिया 0.1849, ये नीचे लिखा है 8 + 7 - 2, n1 + n2 - 2 की जगह। कैलकुलेट करो, आंसर क्या आएगा 2.096। मैंने इसको ऐसे इसलिए बनाया क्लाउड फॉर्म में, आपके साथ राउंड ऑफ भी एक बार डिस्कस कर लूँ। 2.09676 आया, इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो मैं ये नेक्स्ट देखूंगी, ध्यान से देखना। मेरे को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। मैं क्या देखूंगी 7, ये 5 से बड़ा है, इट मीन्स इसमें क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा। लेकिन मैं 9 को 10 नहीं लिख सकती, 1 डिजिट से 2 डिजिट पे नहीं जा सकती, तो मैं इन दोनों में 1 इंक्रीज करूंगी। 09 में 1 इंक्रीज कर सकती हूँ, वो 10 बनेगा। 2 डिजिट की जगह मैं 2 डिजिट बढ़ा के लिख सकती हूँ। 9 की जगह 10 नहीं लिख सकती, 9 1 डिजिट है, 10 2 डिजिट है, उनको नहीं लिख सकती मैं। फिर मैं पिछले डिजिट को भी इंक्लूड किया, ये नंबर बन गया 09। 09 में भी 1 इंक्रीज करो, क्या बनता है 10। 09 की जगह मैं 10 लिख सकती हूँ, ये भी 2 डिजिट थे, ये भी 2 डिजिट है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 2.10। s कैलकुलेट हो गया। आगे चलते हैं। जब s कैलकुलेट हो गया, अपने t में डालेंगे, सारी कैलकुलेशन करोगे, आंसर इज 1.22। जैसे t निकला, डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ चले जाओ, n1 + n2 - 2, ये रहेगा 13। पिछली क्लास में फॉर्मूला था n-1, जब एक सैंपल था। अब क्या फॉर्मूला है n1 + n2 - 2, ये आप कैलकुलेट करोगे। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, अल्फा पता है 0.05, आपको पता है 2 टिल्ड है, टेबल से वैल्यू मिल जाएगी 2.16। मैं एक बार आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये रहा टेबल, न्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 13 थी, है ना। न्यू की वैल्यू कितनी थी 30, अल्फा इसके लिए कितना था 0.05, और 2 टेल्ड के लिए बात हो रही थी, वही करेंगे। ये रहा 2 टेल्ड 0.05, और यहाँ पे क्या देखना है, दैट इज 13, ये रहा 13। इसके सामने चलते आओ, यहाँ आके ब्रेक लगा दो, वैल्यू क्या है देखो 2.160, क्या है 2.160, मतलब 2.16। तो अगर मुझे टेबल वैल्यू देखनी है t के लिए, इन सारी कंडीशन के लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 है, अल्फा 0.05 है, 2 टेल्ड है, वैल्यू 2.16, वहां से कंपेयर कर लेते हैं। ये लिखा है, देखो ये चीज लिखी है, हाँ जी बिल्कुल ये लिखी है 2.16, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ टेबल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस थी क्या कि μ1 μ2 के इक्वल है, इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों सेम ही है, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये चीज एक्सेप्ट होगी ना, एक्सेप्ट का मतलब दोनों सेम ही है, तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ लिख दोगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स। आपको स्टेटमेंट वाली लाइन ही एंड में लिखनी होती है। डिफरेंस है तो लिख दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जो लाइन लिखी है, नहीं है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, जो लाइन ये लिखी होती है। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द मीन लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कितने की बात हो रही है
10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, was found to be 1456 hours with S is equals to 423। आपने 10 बल्ब उठाए, उसका मीन कितना था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो दे दिया। A second sample of 17 bulbs chosen from a different batch। फिर एक और हमने सैंपल उठाया दूसरे बैच से, एक बैच पड़ा था उसे 10 बल्ब उठा के उसकी चीजें देख ली, सेकंड बैच में से फिर से 17 बल्ब उठाए, उसके पास क्या था, मीन लाइफ कितनी थी 1280, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। पहले डाटा नोट कर लें, N1 कितना है 10 है, यहाँ पे हमारे पास X1 बार कितना है 1456 और S1 कितना है 423। एम आई राइट? या ठीक है, आगे चलते हैं। N2 कितना है, दैट इज 17। आगे देखो X2 बार वो कितना दे रखा है 1280 और जो मेरे पास S2 है वो कितना है 398। ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। आगे पूछा क्या है, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही पूछा गया है बिटवीन द मीन्स ऑफ टू बैचेस, टू बैचेस के मीन में पूछा गया सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं है। हेयर एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सिंपल है, आपको पता है कैसे करना है। बताओ पहले एच नोट क्या लेंगे, जल्दी से बताओ। एच नोट क्या होगा, क्या होगा कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, μ1 μ2 के ही इक्वल है। H1 क्या होगा कि μ1 μ2 के इक्वल नहीं है, दैट इज किसकी बात हो रही है, टू टेल्ड की बात हो रही है। अल्फा क्या लेंगे 0.05। यहाँ पे टी का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार, नीचे क्या आएगा s, यहाँ क्या आएगा n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब s का फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, बहुत इजीली पता है कि यहाँ पे s1 और s2 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो s का हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला था वो बताओ, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर, n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, यही फॉर्मूला है। मैं आपको इजीली ये भी दिखा सकती हूँ कि ये रे फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, नहीं, आपको जब मैं बोलती हूँ इसका क्या फॉर्मूला है एक बार माइंड में चलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, अच्छा ये फॉर्मूला है, माइंड में बाय द एंड ऑफ द क्लास बैठ जाएंगी चीजें, बस लिखना जरूर फॉर्मूला। देखो यहाँ पे क्या है, टी लिखा है फॉर्मूला, एस लिखा, एस में देखो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर सब क्वेश्चन में है, s1 भी था s2 भी था, स्क्वायर कर दिए, n1 भी था n2 भी था, सारी वैल्यू डालोगे 407.17 s आया। टी की वैल्यू इधर मोड है तो इधर भी मोड, आंसर कैलकुलेट किया टी का, दैट इज 1.08 है। जब टी निकल जाए अगला, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकाली है, दैट इज 25। 10 एक में थे, 17 एक में 25 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, टी 0.05 निकालना है, 4 टू टेल्ड, तो वैल्यू क्या है 2.06, टेबल से इजीली मिल जाती है। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.08। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ टी, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब सेम है दोनों, देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन जो उन्होंने पूछा होता है। ये ना जो उन्होंने पूछा होता है, किसके लिए पूछा है यहाँ पे, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू बैचेस, आप कहोगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू बैचेस ऑफ दैट इज बल्ब्स। क्लियर है, किसके टू बैचेस, ये भी लिख देना बल्ब्स के बैचेस, यही हमने यहाँ करना है। ये हमारी एक्सेप्ट होगी ना, मतलब दोनों सेम है, सेम का मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं। चले आगे फोर्थ क्वेश्चन पे, इजी है ना, अच्छे से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है इस चैप्टर के। नेक्स्ट देखो, ऑन एन एग्जामिनेशन स्टैट का एग्जाम हुआ, 10 स्टूडेंट्स इन वन क्लास शोड अ मीन ग्रेड ऑफ 80 विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। 10 स्टूडेंट्स का मैंने बैच उठाया, वहां पे मीन कितना था, मीन ग्रेड, मीन मार्क्स कितने थे 80। आगे देखो, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया हुआ है। व्हाइल 12 स्टूडेंट्स इन अनदर क्लास, पहले सैंपल में 10 स्टूडेंट्स थे एक क्लास के, दूसरे में क्या थे, दूसरी क्लास के 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उनके मीन मार्क्स कितने हैं 76, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 है, अल्फा कितना लेना है 0.01, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिटरमिन वेदर द फर्स्ट ग्रुप इज सुपीरियर टू सेकंड ग्रुप। हमें ये चेक करना है क्या फर्स्ट ग्रुप ज्यादा बढ़िया है सेकंड ग्रुप से, ये चीज देखनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस डायरेक्ट नहीं लिखा गया है तो अलर्ट हो जो, डाटा दो दिए हुए हैं, मीन की बात हो रही है, क्वेश्चन डिफरेंस का ही है, लेकिन सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस जो आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं, तो आपको यहाँ पे
H1 लेने में अलर्ट हो जाना है। दूसरा, यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, एक क्लास के मार्क्स से दूसरी क्लास के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। हम बल्ब यहाँ से एक बैच के उठा रहे थे, दूसरे बैच के उठा रहे थे, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये सारे इंडिपेंडेंट सैंपल्स ही हैं, ये चीज माइंड में रखना। अब फटाफट से पहले डाटा लिखते हैं। N1 कितना है, दैट इज 10, X1 बार कितना है, कितना दे रखा है, दैट इज 80, और N1 कितना दे रखा है, सॉरी S1 दैट इज 8 थे ना। N2 इज 12, X2 बार कितना दिया हुआ है 76, और S2 कितना दिया हुआ है दैट इज 10। यहाँ पे लिख देते हैं 12 और ये 76। ठीक है, सारा डाटा मिला हुआ है। अब देख रहे हैं कौन सा ग्रुप, वो कह रहे हैं क्या फर्स्ट ग्रुप सुपीरियर है। पहली बात ध्यान से समझना, उन्होंने पूछा फर्स्ट ग्रुप सुपीरियर है, क्या चेक करना है कि फर्स्ट ग्रुप क्या सुपीरियर है। अब देखो 3 केस है, हो सकते हैं दोनों ग्रुप के मार्क्स सेम मीन मार्क्स सेम हो सकता है फर्स्ट ग्रुप के ज्यादा हो सकता है सेकंड ग्रुप के ज्यादा है ना, हो सकता है सेकंड ग्रुप के ज्यादा हो, सॉरी मैंने एक चीज लिख दी, हो सकता है सेकंड ग्रुप के मार्क्स ज्यादा हो। जब मार्क्स की बात हो रही है मीन मार्क्स की, ये 3 केस बनते हैं, क्या μ1 μ2 के इक्वल है, क्या μ1 बड़े हैं, मतलब μ1 वालों के फर्स्ट ग्रुप वालों के ज्यादा मार्क्स हैं, हो सकता है सेकंड ग्रुप वालों के ज्यादा मार्क्स हो। ये 3 केस बन सकते हैं, सेम किसके ज्यादा है किसके। ये उन्होंने चेक करने को बोला है कि क्या फर्स्ट ग्रुप ज्यादा सुपीरियर है सेकंड से, क्या μ1 ग्रेटर देन μ2 है, ये तो हमें उठाना ही है, उन्होंने चेक करने को बोला है। अब हाइपोथेसिस कैसे उठाए ध्यान से देखना। अब बात रही μ1 इक्वल्स टू μ2 की और μ1 लेस देन μ2 की। अब μ1 लेस देन μ2 हो ही नहीं सकता, क्यों, आप यहाँ पे सैंपल में ही देख लो 80 76, सैंपल में ही जो है फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स कम नहीं है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स कम नहीं हो सकते, ये केस हम उठाएंगे ही नहीं। जो उसने चेक करा है वो केस उठाएंगे, इन दोनों में हमने देखना था, हमने क्या उठाया, ये तो हो नहीं सकता, सैंपल में ही दिख रहा है भाई 86 फर्स्ट वालों के मार्क्स ज्यादा है, तो हम ये लेस वाला उठाएंगे ही नहीं। हम क्या उठाएंगे, μ1 इज इक्वल्स टू μ2 और μ1 ग्रेटर देन μ2। अब इसमें से H0 कौन सा लेंगे, H1 कौन सा लेंगे, ये बता दो, बताओ H0 कौन सा लेंगे जिसमें इक्वल का साइन हो। तो H0 क्या लेने वाले हैं, दैट इज μ1 इज इक्वल्स टू μ2। H1 क्या लेंगे कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। मेरी बात समझ आ रही, मैंने ऐसे लिख के क्यों बताया केसेस, कई बार हमारे मन में आता है कि यहाँ पे μ1 इज इक्वल्स टू μ2 तो लेते ही आ रहे हैं, यहाँ पे μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2 क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे भी आप ले सकते हो, आप कहोगे दैट इज μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2, सपोज आपने यहाँ ले लिया, ये इसी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैंने, वैसे ये बोला है कि आप इस क्वेश्चन में ये लोगे μ1 इज इक्वल्स टू μ2, H1 क्या ले रहे हो, μ1 ग्रेटर देन μ2 लेना, यहाँ पे ये है, लेकिन मैं आपके साथ अब ये डिस्कस कर रही हूँ कि ये आपने क्यों नहीं लिया। ये भी तो ले सकते हैं कि μ1 इक्वल्स टू μ2 ले लो, μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2 ले लो, ठीक है ले लिया, हो गया। मान लो आपने सारी कैलकुलेशन कर दी, बिल्कुल कर दी, ये आपकी रिजेक्ट होगी, मान लो ये क्या होगी आपकी रिजेक्ट होगी। सपोज आपने इसी के साथ सारी कैलकुलेशन करी, इन्हीं हाइपोथेसिस के साथ, ये आपकी रिजेक्ट होगी नल हाइपोथेसिस, ये आपकी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। नल रिजेक्ट होते तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट होते, बिल्कुल, ये मान लो आपकी क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अगर ये एक्सेप्ट होती है, इससे तो ये पता लग गया दोनों के मीन मार्क्स सेम नहीं है, ठीक है। तो उसने पूछा है क्या फर्स्ट ग्रुप सुपीरियर है कि नहीं है, उसने ये नहीं पूछा सेम है कि नहीं, उसने पूछा सुपीरियर कौन है। हमें ये तो यहाँ से पता लग गया एक्सेप्ट करने से कि ये दोनों सेम नहीं है, पर ये नहीं पता लगा ना अच्छा कौन है, तो यहाँ पे भी हमें फिर सैंपल देखना पड़ता था। ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, आप ये वाला ले लो, आप यहाँ पे इसको फिर सैंपल देखोगे, ये सुपीरियर है, फिर आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, हेंस फर्स्ट ग्रुप इज सुपीरियर। चाहे आपका ये रिजेक्ट हुआ ये एक्सेप्ट हुआ, आप ये नहीं लिख सकते दोनों के मार्क्स इक्वल नहीं है। वो तो कह रहे ठीक है दोनों के मार्क्स इक्वल नहीं है, ओके, पर बढ़िया कौन सा, उसने तो ये पूछा था फर्स्ट ग्रुप सुपीरियर है कि नहीं। हमें ये पता लग गया दोनों के मार्क्स सेम नहीं है, फिर हम सैंपल पे नजर मारते हैं, अच्छा ये बढ़िया है, आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देयरफॉर फर्स्ट ग्रुप इज सुपीरियर। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको एंड में ऐसे सैंपल ही देखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप जब 3 केस बना रहे हो, एक μ1 इज इक्वल्स टू μ2 ले लो, ये आपको दिख रहा है सैंपल में है ही नहीं, तो आप दूसरा ये उठा लो, ये रिजेक्ट हुई तो ये डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आप सीधा लिख दोगे फर्स्ट ग्रुप इज सुपीरियर। उसमें एंड में नहीं आपको सैंपल देखना पड़ेगा, इसमें एंड में सैंपल देखना पड़ेगा। अगर μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2 आप लास्ट में नहीं लिख सकते, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड ये नहीं लिख सकते, दोनों इक्वल नहीं है, आपको बताना है फर्स्ट ग्रुप सुपीरियर है कि नहीं। तो ये देखने के बाद फिर आप सैंपल जाओगे, हाँ सुपीरियर है, फिर आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, हेंस फर्स्ट ग्रुप इज सुपीरियर। मैं तब बता रही हूँ अगर ये रिजेक्ट हो जाती है उस केस में बता रही हूँ,
क्लियर है चीज, अभी तो देखेंगे रिजेक्ट है कि नहीं। तो आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, इससे भी, इससे एंड में देख रहे होगे सैंपल, अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो, और इसमें स्टार्टिंग में ही देख के आपने केस बना दिया। क्लियर है, चलें फिर आगे। मैं तो इसी से करवा रही हूँ क्योंकि ये चीज भी समझ आनी चाहिए, ये आप काफी बार कर चुके हो। चलिए भाई, H0 आ गया, H1 आ गया, आप क्या लेंगे अल्फा। अल्फा क्या है, दैट इज 0.01। S का फॉर्मूला, T का फॉर्मूला बहुत बार कर लिया, अब तो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले T का ही फॉर्मूला लिखते हैं, T का फॉर्मूला लिखते हैं कि हम उसी से पता लगा S निकालना है। T का फॉर्मूला लिखा, फिर S का लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला लिखा, वैल्यू कितनी आई 9.15, T में डाला, आंसर कितना आया 1.02। टेबल में वैल्यू जाके देखेंगे, पहले T निकालने के बाद टेबल देखने से पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, कितना आ रहा है, दैट इज 20 आ रहा है ना हमारे पास, 10 + 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 20 के लिए 0.01 के लिए टेबल में वैल्यू कितनी है 2.528, आप इजीली देख सकते हो टेबल, देखे टेबल। चलिए फिर टेबल देख लेते हैं, मेरे पास कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0.01। टू टेल्ड है, वन टेल्ड है, आज हमने वन टेल्ड ली है, देखो ध्यान से, टू टेल्ड वन टेल्ड देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप टेबल में वैल्यू गलत करोगे। वन टेल्ड है आज हमारे पास, है ना। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, दैट इज μ1, क्या लिया था यहाँ पे हमने, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ये वन टेल्ड है। ये वैल्यू ध्यान से देखनी है, वन टेल्ड है कि टू टेल्ड है, नहीं तो टेबल में वैल्यू गलत हो जाएगी। वन टेल्ड, टू टेल्ड ध्यान से देखना है, अल्फा ध्यान से देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तीन चीजों पे ही टेबल डिपेंड करता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा भाई टेबल, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.01 वन टेल्ड के लिए, तो वन टेल्ड के लिए 0.01 ये रहा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 20, डिग्री ऑफ फ्रीडम 20, ये तो हम नीचे आ गए, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये रही वैल्यू, ये रहा 20 के सामने आ जाओ, 0.01 था ना वन टेल में, लो जी 20 के सामने आ जाओ, वैल्यू इज 2.528। ये देखो यार 20 वाली ये रही है ना लाइन, और ये हमारी 0.01 वाली 2.528, देखो यही दिया होगा हमारे पास, दैट इज 2.528, इजी टेबल में मिल जाती है। वन टेल टू टेल का ध्यान रखना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा, वन टेल टू टेल्ड ही हमें वैल्यू दे रहा होगा। फिर कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी हमारी, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है 1.02, ये हमारी टेबल वैल्यू से क्या है, लेस है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, इसका मतलब यहाँ पे हमारा μ1 μ2 के इक्वल है, देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उसने कहा था क्या फर्स्ट ग्रुप प्रायर है सेकंड ग्रुप के, क्या फर्स्ट ग्रुप है, मतलब फर्स्ट ग्रुप के अच्छे मार्क्स आते हैं, ये तो हमारी एक्सेप्ट होगी, ये हमारी क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उसने पूछा था क्या फर्स्ट ग्रुप सुपीरियर है, हम कहेंगे नहीं ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लिखेंगे दैट μ1 इज इक्वल्स टू μ2, क्या लिखेंगे एंड में, हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। फर्स्ट ग्रुप सुपीरियर है सेकंड ग्रुप के, नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर ये रिजेक्ट हो जाती फिर हम लिखते हैं दैट फर्स्ट ग्रुप इज सुपीरियर टू सेकंड ग्रुप। क्लियर है चीज, समझ आ गया। ये भी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ समझाया ये भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में हम अलग अलग तरह से चीजें ले सकते हैं, बस वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ये नहीं बुक में कुछ और ले रखा है नल अल्टरनेटिव, आपने कुछ और ले लिया, नहीं, उसकी डेप्थ में जाओ। आपको बेसिक आता है कि उन्होंने ये ले रखा है, अगर मैं ये लेती हूँ आंसर तो सेम बन रहा है, ये ऐसे माइंड चला चला के देखना है। कई बुक्स में यहाँ पे μ1 ग्रेटर देन μ2 भी लिया होगा, μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2 लेके भी आप काम कर सकते हो। सही होना चाहिए काम, जैसे भी हो, और हमारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।